Hello everyone, I am your educator Shivam. Welcome to Arpita Sharma classes. Today we are going to study about the GST, that is Goods and Service Tax. So before starting the class, there is a small announcement. Subscribe to Arpita Sharma classes for daily news analysis, economics MCQ series, Indian polity classes, strategy related classes for UPSC, CSC and much more. You can also join our Telegram channel, that is Simplifying UPSC with Ease, for class updates and notes. Also, Arpita ma'am is also taking live classes on Unacademy Plus. Use code Sharma20 to get 10% discount. So today we are going to study, that is Goods and Service Tax. So let's start. Goods and Service Tax is an indirect tax. As I told you earlier in the class as well, that GST has subsumed most of the indirect taxes. That is indirect, एक indirect tax है जो कि consumption tax है, मतलब that is ये tax जो है destination based पर लगता है. जैसे कि हमारा excise duty था, पहले क्या था, वो origin based tax था, production based tax था, ये destination based tax है. Used in India on the supply of goods and services. It is comprehensive है, मतलब इसके अंदर काफ़ी वास्ट कवरेज है इसकी, काफ़ी सी चीज़ें इसके अंदर है. मल्टी स्टेज है, आपकी मल्टी स्टेजेस पर देना होता है आपको. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि इसमें बहुत सारे टैक्स को सबस्यूम कर लिया, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सेप्ट फ्यू स्टेट टैक्सेस एंड अदर टैक्सेस. मल्टी स्टेज है क्योंकि यहाँ पर आपको एवरी स्टेप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस पर देना पड़ता है, बट इज मेंट टू बी रिफंडेड टू ऑल द पार्टीज इन वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन. लेकिन ये आपको रिफंड मिल जाता है. इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट वी विल स्टडी later in the class. Other than the final consumer and as a destination based tax, तो जो फाइनल कंज्यूमर का जो टैक्स होता है वो डिफंड नहीं होता है, तो इसीलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है. इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन के पॉइंट पर लिया जाता है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन लाइक प्रीवियस टैक्सेस. यहाँ पर क्या होता है, कंज्यूमर्स को अपना पार्ट देना पड़ता है. ऐसे नहीं है पहले एड ऑन होकर आते रहते थे टैक्सेस, तो उसके ऊपर सबके जो एड ऑन पार्ट था उसके मिलाकर उस पर जो टैक्स देना पड़ता था कंज्यूमर्स को, लेकिन अब उन्हें वो चीज़ नहीं करनी पड़ती है. ठीक है, देखो क्यों हम जीएसटी लेकर आए एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस. सबसे पहली चीज़ थी, हम लोग एक रिजीम ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें एक कंट्री को एक टैक्स हो, एक मार्केट हो. ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री वी वांट टू फॉलो द सेम टैक्सेशन पॉलिसी. एक और चीज़ इसका, दैट इज़ ये हमारा जो है, बिकॉज इसके अंदर स्टेट्स के अंदर भी वही टैक्स रूल्स लागू होंगे जो सेंटर डिसाइड करेगा, तो थ्रू आउट द कंट्री सेम टैक्स लॉज होंगे, तो इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बढ़ेगा. और क्योंकि इसमें इन्होंने कहा था कि दैट वी विल मेक द प्रोसेस वेरी सिंपल एंड रजिस्टर्ड होना पड़ेगा आपको, तो उससे रेवेन्यू ग्रोथ भी होगी टैक्सेस के लिए और सेंटर के लिए भी. वाइडर टैक्स बेस होगा. हमने अभी पढ़ा था कि कहते हैं 66.9 lakhs पीपल ने रजिस्टर करा है जीएसटी में, और हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि जीडीपी ग्रोथ जो है 1.5 से 2% जो है बढ़ेगा हमारा जीडीपी. कास्केडिंग इफेक्ट्स जो है, जो हमें मल्टीपल टाइम्स टैक्सेस देने पड़ते थे, वो हमारा कम होगा. जैसे मैंने आपको बताया था, एवरी स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन वी हैव टू पे द टैक्स, दैट टैक्स कीप ऑन एडिंग एंड दैट बर्डन शिफ्टेड टू द कंज्यूमर. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट इज स्ट्रेंथनिंग सो मच एंड फोकसिंग ऑन दिस काइंड ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो उसके लिए भी था. टैक्स एविजन कम हो पाए, इस चीज़ के लिए भी कंज्यूमर्स को बेनिफिट कर पाए ताकि उनका टैक्स बर्डन कर सके, ताकि उन्हें अल्टीमेटली उन्हें चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों. देखो टैक्सेस क्या है इसके अंदर, कौन कौन से आते हैं, तो सीजीएसटी आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स है, ऑफ कोर्स सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है. स्टेट वाला स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है. अगर आप मैकडोनल्ड्स में जाते होंगे तो उसमें जो आपको बिल मिलता है उस पर लिखा होता है स्पेसिफिकली CGST, SGST, तो जो जो उनका पार्ट होता है दैट गोज टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स. इंटीग्रेटेड में ये क्या होता है, CGST और SGST को प्लस करके मिल लगता है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू CGST प्लस SGST टैक्स लगता है. ये जो है जब हमारा इंटर स्टेट सप्लाई होता है गुड्स और सर्विसेज का, उस टाइम पे लगता है. फर्दर इम्पोर्ट पर भी लगता है. पहले जो चीज़ थी, हमारा जो सेंट्रल सेल्स टैक्स था, जैसे जो
वो उन पर नहीं लगता था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे नहीं लगता था। ये जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंपोर्ट पर भी लगता है। अगर हमने बाहर से कोई लेके आया मटेरियल और वी आर सेलिंग इट हेयर, सो वी हैव तो देन वी हैव टू पे द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी बेनिफिट है जो कि सेंट्रल सेल्स टैक्स में नहीं है। इसमें टैक्स स्लैब्स जैसे 5%, 12%, 18%, 28%, दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो उनके हिसाब से जो डिसाइडेड है उसके हिसाब से हैं ये चीज़ें। 0% भी है, जैसे आप अनब्रांडेड बेसन फ्लोर लेते हैं तो यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स ऑन दैट। तो उसी तरह से 5 पे लेंगे, 5% से आप कुछ ब्रांडेड चीज़ लेना है, 12% है, उससे कोई और फर्दर चीज़ें हैं। तो यू कैन सी द लिस्ट फ्रॉम द इंटरनेट, दैट इज ईजिली अवेलेबल। कुछ चीज़ें एग्जेम्प्टेड जो हैं जीएसटी के पर यूज, दैट इज पेट्रोलियम, क्रूड एंड पेट्रोल, बिकॉज गवर्नमेंट नो अगर वो लोग इस पर जीएसटी लगा देंगे तो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। हाई स्पीड डीजल है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, अल्कोहल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, इन पर जीएसटी नहीं लगता है। अब देखो इसकी जो कंसर्न बॉडीज है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट वन बाय वन, जितनी पूरी हो पाएंगी हमसे। तो पहला जीएसटी काउंसिल, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन आता है कि जीएसटी काउंसिल पर, they may frame the question like it is a statutory body, but it is a constitutional body. You just need to keep in mind as per Article 279A, and it is chaired by Union Finance Minister से चेयर करते हैं, और इसके members होते हैं Union Minister of State in charge of Revenue, और जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं फाइनेंस के या फिर टैक्सेशन के या फिर कोई भी और मिनिस्टर जो कि स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। इसका काम क्या होता है, ये की डिसीजन मेकिंग बॉडी है कि आपको सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है रिगार्डिंग जीएसटी के, जैसे किस टाइम पे आपको टैक्स रेट कैसा होना चाहिए, टैक्स एग्जेम्पशन किस तरह दी जानी चाहिए, कब हमें फॉर्म्स की ड्यू डेट होगी, कैसे टैक्स लॉज होंगे, कैसी डेडलाइंस होंगी, स्पेशल माइंड्स और प्रोविजंस भी सम स्टेट्स के लिए, वो सब ये डिसीजन लेती है बॉडी। इसके लिए कोई भी डिसीजन इसमें पास करवाने के लिए इसके लिए 75% सपोर्ट चाहिए होता है, जिसमें सेंट्रल की जो शेयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है, वोटिंग शेयर है, दैट इज 1/3, और जो स्टेट्स का, सारी स्टेट्स का मिलाकर दैट इज 2/3। फिर एक और बॉडी है दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन। ये सेक्शन 8 के अंदर है, ये कंपनीज एक्ट के अंदर बनाई, अंडर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्न करती है, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। 2013 में ये बनाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर 24.5% इक्विटी है इन जीएसटीएन के अंदर, और सारी स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन को मिलाकर, इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड द पुडुचेरी एंड द एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर टुगेदर होल्ड 24.5%। तो आप इस तरह से देखेंगे तो इसमें जो है फिलहाल 49% शेयर जो है गवर्नमेंट का है, 51% जो है शेयर दैट इज इक्विटी जो है वो नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की है। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा भी, गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू मेक देयर शेयर टू 51% एंड 49% टू द नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए वो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, और मे भी शायद वो जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए। द कंपनी जो है किस चीज़ के लिए सेटअप करके, इसका एम क्या था, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, टैक्स पेयर्स, अदर स्टेक होल्डर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, 10 करोड़ रुपीस। एक और चीज़ दैट इज जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, एक थर्ड पार्टी सर्विस है जो कि इनोवेटिव और कन्वीनियंट मेथड बताते हैं टैक्स पेयर्स को, जो उनको परेशानी हो रही है, उनको फिलिंग्स में, उनको किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, कैसे उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, उस चीज़ में हेल्प करने के लिए जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स है, इट्स अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, जैसे हमने लिखा भी हुआ है इसमें, दैट इज थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर फॉर इनोवेटिव एंड कन्वीनियंट मेथड्स to taxpayers and other stakeholders who are seeking to interact with the system. I hope you are clear up till now. फिर एक और है नेशनल एंटी प्रोफिटरिंग अथॉरिटी। देखो एंटी प्रोफिटरिंग क्या होता है, जैसे हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है और मैं उसको आगे पास ऑन नहीं कर रहा हूँ, जैसे जो भी टैक्स का बेनिफिट था जीएसटी का, कई क्या कर रहे थे, कई इंडस्ट्री वाले वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग उस चीज़ का बेनिफिट तो ले रहे थे बट दे आर नॉट पासिंग इट टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर बनाई गई थी टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या है, लेट मी टेल यू। मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट है बनाया है, उसमें मैंने 300 रुपीज टैक्स पे कर दिया है बिफोर
सेलिंग इट टू द फाइनल कंज्यूमर। जैसे मान लीजिए रमेश है, उसने कोई भी उसका बिजनेस है, तो उसने जो कोई भी चीज़ फाइनल कंज्यूमर को बेचने से पहले उसने 300 रुपीज़ टैक्स पे कर दिया है, और जब वो उसको बेचेगा तो उस पर जो टैक्स लग रहा है दैट इज़ 450 लग रहा है। टोटल जो आ रहा है लास्ट वाले पॉइंट पे 450 टैक्स आ रहा है। लेकिन क्योंकि वो 300 पहले पे कर चुका है, तो उसे जो है अब कितना देना है, दैट इज 150 रुपीज़। ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो आपकी लाइबिलिटी है ऑफ पेइंग द टैक्सेस वो घट जाती है एट द पॉइंट, लास्ट पॉइंट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो इस तरह से जैसे उन्हें 150 देना पड़ता है, तो जो टैक्स बेनिफिट उनको मिलता जा रहा है, जो हर पॉइंट पे नहीं लग रहा था, वो बेनिफिट वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा रहे थे। अभी भी देख रहे हैं, वैसे मुझे लगता है शायद जनरल लाइफ में तो हमें अभी भी नहीं पता चल रहा है कि हमें कितना बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्राइसेस सेम ही है या फिर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अथॉरिटी का मेन फंक्शन इज टू इंश्योर दैट ट्रेडर्स आर नॉट रियलाइजिंग एन अनफेयर प्रॉफिट बाय चार्जिंग high price from consumers in the name of GST, and to examine and check such profiteering activities and recommend punitive actions including registration। अगर आप लोग को याद हो, स्टार्टिंग में जब GST इंप्लीमेंट हुआ था तो कई सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, तो वो लोग GST भी लगा रहे थे और जो वैसे वैट वगैरह जो लगता था वो भी लगा रहे थे। तो इस तरह से वो लोग दे आर फूलिंग द कस्टमर्स इन द नेम ऑफ GST। तो इन एक्टिविटीज़ को, इन जो प्रॉफिटरिंग एक्टिविटीज़ हैं, इन सबको एग्जामिन करने के लिए, इनको पता लगाने के लिए अथॉरिटी को बनाया गया था, और ये प्यूनिटिव एक्शंस भी ले सकती है। यू कैन चेक इट्स वेबसाइट, देयर आर सो मेनी एक्शन टेकन अगेंस्ट सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, कुछ इसके कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है, जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। देखो यहाँ पर क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। सपोज कीजिए मैं एक ट्रेडर हूं, मैंने जो है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से वो खरीद लिया है, मैंने उससे रॉ मटेरियल जो भी खरीदा है मैंने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद लिया है, जो कि जीएसटी का एक रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ उस पोर्टल पर। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि अब रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, तो टैक्स कहाँ से मिलेगा उस चीज़ पर। तो इसीलिए जो है उस केस में क्या होगा फिर, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो बायर होगा उसे वो टैक्स देना पड़ेगा बाय सेल्फ इनवॉइसिंग। वो उसी चीज का सेल्फ इनवॉइस करेगा, उसका बिल बनाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसे जो बायर है उसे टैक्स देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ द सेलर। ठीक है, जैसे कि आप कहेंगे रिवर्स टैक्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है। इन रेगुलर सर्कमस्टांसेस एनी सप्लायर of goods and services is liable to pay the goods and service tax. However, when this mechanism is applied, the receiver of the goods become the party that is liable to pay taxes। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदेंगे तो यू हैव टू सेल्फ इनवॉइस इट एंड पे द टैक्सेस। सो बस आपको इतना ही जानना है। ई वे बिल है, ये एक डॉक्यूमेंट है, जैसे पहले होता था, जैसे हर स्टेट का अपना एक चेक पोस्ट था, वहाँ पर उन्हें कुछ टैक्स देना पड़ता था। इस तरह करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को हटा दिया है, क्योंकि जीएसटी में सारे ऑलमोस्ट टैक्सेस सब्स्यूम कर लिए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट होता है, अगर आप कोई भी कन्वेंस या कोई भी कंसाइनमेंट लेके जा रहे हैं 50,000 से ऊपर का, 10 किलोमीटर से जहाँ पर आपका ऑफिस है वहाँ से आप आगे 10 किलोमीटर की रेंज से आगे कहीं पे भी कुछ भी लेके जा रहे हैं ऑफ गुड्स अमाउंटिंग मोर देन 50,000 रुपीज़, यू हैव टू कैरी दिस ई वे बिल। इट्स लाइक अ पेपर, एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको जीएसटी पोर्टल से आपको जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ लिया जीएसटी के बारे में। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है इस टाइम पर, दैट इज लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट्स। इवन सेंटर इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद द फाइनेंसेस, क्योंकि जीएसटी जितना हमने सोचा था कि जितने हम लोग ईजिली से इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना हमें बेनिफिट देगा, उतना बेनिफिट अभी तक हमें मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है। जो स्टेट्स हैं, जो सेंटर है, उन्हें रेवेन्यू लॉस हो रहा है, बल्कि स्टेट्स को तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। हालांकि उन्होंने जो है कंपनसेशन सेस लगाया था जो लग्जरी गुड्स वगैरह उन पर, ताकि
जो रेवेन्यू लॉस है स्टेट्स का उसको कंपनसेट कर सके, लेकिन दैट इज नॉट एडिक्वेट। सो स्टेट्स आर स्ट्रगलिंग विद द फाइनेंसेस। और उसी तरह से जैसे लोकल बॉडीज़ के जैसे बहुत सारे टैक्स हैं, ऑक्ट्रॉय वगैरह भी लगाते थे, तो सिर्फ आई थिंक प्रॉपर्टी टैक्स लोकल बॉडीज़ कलेक्ट करती हैं और कुछ और भी होंगे छोटे मोटे, तो लोकल बॉडीज़ का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द स्टेट्स फॉर ग्रांट्स, उन्हें स्टेट्स पर रहना पड़ता है, स्टेट्स जो है सेंटर के ग्रांट्स पर डिपेंडेंट है, तो इस तरह से डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है उनकी गवर्नमेंट्स पर। सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद फाइनेंसेस इनफ नहीं मिल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इनफ फाइनेंसेस नहीं है, लोकल गवर्नमेंट के पास इनफ फाइनेंसेस नहीं है। जो लोकल गवर्नमेंट का काम है वो नहीं हो पाएगा ढंग से, जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है वो दैट इज हैम्परिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम इज हैम्परिंग। तो सारी जो प्रोसेस है वो ग्रोथ को रोक रही है कहीं ना कहीं। अभी हमें पता है क्योंकि जीडीपी, आई थिंक वन ऑफ द रीजन इज ऑल्सो दैट जीडीपी इज ऑल्सो डिग्रेडिंग, डिक्लाइनिंग सॉरी। पेमेंट और सेटलमेंट इश्यूज हो रहे हैं। अब जैसे अगर आपने थोड़े टाइम पहले देखा हो तो एक न्यूज़ आई हुई थी, एक सर्वे दिखाया हुआ था, दैट इज गांधीनगर मार्केट जो दिल्ली में, दैट इज एशियाज लार्जेस्ट मार्केट। तो उसमें भी वहाँ पर जो है, जो वहाँ पर जो डीलर्स हैं जो वहाँ पर अपनी शॉप्स खोल के बैठे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है जीएसटी की वजह से। इतना ज़्यादा हौच पौच हुआ है कि उनकी पेमेंट टाइम पे नहीं आ रही है, जो उनको जीएसटी देना है वहाँ पर उनके सेटलमेंट पूरे नहीं हो पा रहे। तो पेमेंट और सेटलमेंट इशूज अराइज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है लोगों के अंदर अभी भी जीएसटी को लेकर। हाउएवर इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड 3 years back, it's about to complete the 3 years। 1 जुलाई 2017 में ये इनेक्ट हुआ था और 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, और 101 अमेंडमेंट एक्ट था, 10122 जो था अमेंडमेंट बिल था। तो उस टाइम पे जुलाई पर ये इंट्रोड्यूस हो गया था 1 जुलाई से, लेकिन अब 3 साल पूरे होने वाले हैं, फिर भी क्लैरिटी नहीं है उतनी। पीपल आर फेसिंग इश्यूज विच गवर्नमेंट इज अनएबल टू सेटिस्फाई अप टिल नाउ। कुछ एग्जाम्पशंस भी दिए हुए हैं, जैसे लोगों का कहना है कि आप ये चीज़ें क्यों नहीं लेके आ रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने रीजंस हैं, फाइनेंसेस उनके डिग्रेड हो जाएंगी। उनको कहना है कि ये जो है ये ह्यूमन नेचर के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हार्मफुल है, दैट इज़ वाई दे आर नॉट पुटिंग देम इनटू that is why they are not putting under them those products under the ambit of the GST। स्लो ग्रोथ रेट होता है हो रहा है इकोनॉमी का, दैट आई टोल्ड यू। देखो इसी तरह से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है जीएसटी पर, लेट्स डू दैट। सो आई होप यू गेट एन आइडिया how UPSC frames the question। Let's read the statements and see the question. What is or are the most likely advantages of implementing goods and services tax? It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and thus will create a single market in India। मैंने आपको बताया था मल्टीपल जगह पर टैक्सेस देना पड़ता था, मल्टीपल अथॉरिटीज कलेक्ट करती थी, मल्टीपल इश्यूज होते थे, मल्टीपल सेटलमेंट इश्यूज होते थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, टैक्स बर्डन बढ़ता था, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग होता था, टैक्स एवेजन के बहुत ज़्यादा वो थे, चांसेस ज़्यादा थे। इसलिए दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल इट टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फॉर द इंडियन मार्केट, ऑफ कोर्स दैट्स ऑल्सो मे बी अ पार्ट ऑफ द ईज ऑफ डूइंग पॉलिसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी, लेकिन ये ड्रास्टिकली नहीं रिड्यूस करता है करंट अकाउंट डेफिसिट को। इट विल enormously increase the growth and size of the economy and will enable it to overtake China in near future। हम लोग देख ही रहे हैं कि हमारी कितनी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है और चाइना को हम लोग जल्दी ओवरटेक कर लेंगे। जोक्स अपार्ट, ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज दैट्स नॉट द एडवांटेजेस, एटलीस्ट वी हैव नॉट रियलाइज्ड इट अप टिल नाउ। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? दैट इज 1, A only। Thank you so much। I hope you like the session।